अनाया ने सिर उठाया। उसके होंठ कसकर कटे हुए थे। वो इतनी ज्यादा क्रोधित थी कि एक शब्द भी उसके गले से नहीं निकल पा रहा था। उसका पूरा शरीर गुस्से से थरथरा रहा था। वो समझने में असमर्थ थी कि मीरा उसकी जिंदगी को इस तरह क्यों तबाह कर रही थी। मीरा मुस्कुराते हुए, बालों से खेलते हुए, हम तो क्या हुआ अगर तुम गुस्से में हो? मीरा ने तिरस्कार भरे अंदाज में कहा। मीरा, रोहन तुम पर विश्वास नहीं करता। तुम्हारे पिता भी तुम पर विश्वास नहीं करते। अब तुम विदेश जाकर अपने दम पर अपनी बची खुची जिंदगी बिताओगी। अनाया, आग बुला होकर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? क्यों? हिस्टीरिया में वो आगे बढ़ी और अपने हाथ मीरा की पतली गर्दन के चारों ओर कस दिए। लेकिन मीरा ने कोई विरोध नहीं किया। वो बस दयनीय भाव से उसकी ओर देखती रही। मीरा दर्द में कराहते हुए, दीदी मुझे मत मारो। कल रात सचमुच मेरी गलती नहीं थी। तुम ये क्या कर रही हो? ये हलचल सुनकर विशाल शर्मा तेजी से बाहर दौड़े आए। क्रोध से उनकी गर्दन की नसें फूल गई। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अनाया को जमीन पर जोर से धकेल दिया। विशाल, गरजते हुए, क्या तुम पूरी तरह पागल हो गए हो? क्या तुम अपनी ही बहन को जान से मारने की कोशिश कर रही हो? अनाया ठंडी बर्फीली फुटपाथ पर गिर गई और वहीं पड़ी रही। दर्द अब सहन शक्ति से बाहर था। वो रोने के कगार पर थी। उसे अपनी स्वर्गवासी माँ और अपना खुशहाल बचपन याद आया। लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उस समय में कभी नहीं लौट सकती थी। राधिका शर्मा, उसकी सौतेली माँ, पीछे आई। जब उसने अपनी बेटी मीरा की गर्दन पर लाल निशान देखे तो वो अपने पति की तरह ही क्रोधित हो उठी और उसने हाथ उठाकर अनाया को थप्पड़ मार दिया। राधिका चीखते हुए, अनपढ़ नीच लड़की, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। तुम मर क्यों नहीं जाती? वो जितना मारती, थप्पड़ उतने ही जोरदार होते जाते। विशाल उसके बगल में खड़ा था, लेकिन उसे केवल मीरा के घायल होने की चिंता थी। मारपीट जारी रही। अनाया की आंखें चोटों से धुंधली हो गई, लेकिन वो अपने दिल में बस एक भयानक ठंडक महसूस कर सकती थी, जैसे शरीर की सारी गर्मी उससे छिन गई हो। रुद्र प्रताप अपने सहायक आदित्य को एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ देख रहा है। रुद्र धीमी डरावनी आवाज में क्या चल रहा है? उसका चेहरा इतना गंभीर है कि उसकी नजरें किसी भी इंसान को भेद सकती थी। रुद्र, जांच कहां तक पहुंची? आदित्य पसीने से भीग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके घूंट भरा और खबर सुनाई। आदित्य, सर, ये अविनाश विरानी। रुद्र अविनाश को जानता था। कुछ समय पहले अविनाश ने प्रताप कॉर्पोरेशन के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम किया था और कई किकबैक लिए थे। रुद्र को चीजों को संभालने का उसका तरीका पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने विरानी परिवार को बर्बाद करने के लिए अपने आदमी भेजे थे। फिलहाल विरानी परिवार दिवालियापन और पतन के कगार पर है। आदित्य, अविनाश ने होटल के वेटर को रिश्वत दी और आपको नशा दिया। वो शायद इसका इस्तेमाल करना चाहता था। आदित्य की आवाज धीमी होती गई जब तक कि वो लगभग सांस नहीं ले रहा था। अब स्थिति स्पष्ट थी। अविनाश इस सबके पीछे था। रुद्र ने कभी नहीं सोचा था कि कुछ गलत हो जाएगा और उसे अपनी मूल योजना से पूरी तरह भटकना पड़ेगा। आदित्य, हिचकिचाते हुए मैंने जांच की। अविनाश ने कल रात उसी होटल में एक कमरा बुक किया था। आदित्य ने डरते हुए रुद्र को देखा, फिर अपनी नजरें नीचे कर ली। आदित्य, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। रुद्र की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। रुद्र धीमी खतरनाक आवाज में, क्या मतलब? आदित्य भ्रमित था। वो केवल उसके चेहरे को देख सकता था और हिचकिचाते हुए दोहराता था। आदित्य, आपने कल रात अपने कमरे का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो अपने कमरे में नहीं गया तो वो औरत कौन थी जो उसके बिस्तर पर लेटी हुई थी? उसके दिमाग में उसके लाल गाल
और उसके नीचे तड़पते शरीर की टूटी फूटी छवियां दिखाई दी। लेकिन जो बात उसे सबसे स्पष्ट रूप से याद थी वो थी दुख और दिल तोड़ देने वाले दर्द की आवाजें। उसे अचानक चादरों पर पड़े लाल धब्बे याद आए जो उसने जाने से पहले देखे थे। वो औरत कुंवारी थी। रुद्र की भौहें तंग गई। उसने अपने सहायक से गहरी आवाज में कहा, रुद्र, तुरंत जाकर मेरे कमरे में मौजूद उस महिला की पहचान की जांच करो। वो जानना चाहता था कि वो कहां से आई थी। आदित्य तुरंत उसके कहे अनुसार करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन चाहे वो कितनी भी तेजी से आगे बढ़े, उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल पाएगी। होटल के निगरानी टेप पहले ही मीरा द्वारा मिटा दिए गए थे। वो ऐसा कोई सबूत क्यों छोड़ेगी जो दिखाए कि उसने अनाया के साथ साजिश रची है? स्वाभाविक रूप से उसे अपने पीछे के निशान मिटाने पड़े। ऐसा करने के बाद वो ये दिखावा करती रही कि वो मासूम है और अनाया को अपने ही घर से दयनीय हालत में निकाले जाते देख खुश होती रही। अनाया एक रात भी नहीं रुकी कि उसे बांधकर कोलकाता भेज दिया गया। वो अपना भारी सामान लिए विमान पर चढ़ गई। उसे निर्वासित कर दिया गया था, बिना ये जाने कि वो कब लौट सकती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए दी अनाया रिटर्न्ड सुनते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनाया शर्मा प्रथम श्रेणी लाउंज में खड़ी है। वो अपने हाथों में 2 बोर्डिंग पास घूर रही है। उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। वो 5 साल से इंग्लैंड में थी और इस दौरान उसने अपने परिवार को एक भी फोन नहीं किया था। उसके पिता ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो मर चुकी हो और उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अगर उसकी दादी की तबीयत खराब न होती और मीरा व रोहन की सगाई की धमकी न दी गई होती तो शायद उसे याद भी न रहता कि वो अस्तित्व में है। जिस जगह से वो वर्षों से जुदा थी उससे उसके दिल का कोई लगाव नहीं था। जिस दिन उसे निकाला गया था उसी दिन उसकी सारी भावनाएं मर गई थी। वो उन लोगों से मिलने वापस नहीं जाना चाहती थी जिन्होंने उसे इतना दर्द दिया, लेकिन वो अपने पिता की धमकियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अगर वो उनकी बात नहीं मानती तो वो उसकी दादी को चैन से जीने नहीं देंगे, यहां तक कि उन्हें चोट भी पहुंचा सकते थे। उसकी दादी इस दुनिया में उसके लिए सबसे प्यारी थी। वो उन्हें इंग्लैंड ले जाना चाहती थी ताकि वो अपना बाकी जीवन वहीं बिता सके, लेकिन वो बूढ़ी औरत को उस देश में रहने की इच्छा से रोक नहीं पाई जहां उसके पति, अनाया के दादा और बेटी अनाया की मां की यादें थी। अनाया के पास उन्हें वही छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर उसकी दादी न होती तो शायद वो जिंदगी भर भारत वापस नहीं जाती, लेकिन वो अपने पिता के गुस्से के कारण उन्हें खोना नहीं चाहती थी। वीर, प्यारी, कोमल आवाज में मां, मां। अपने विचारों में खोई हुई उसने अचानक अपने बगल से ये प्यारी आवाज सुनी। उसने नीचे देखा तो एक 4 साल का लड़का उसके स्वेटर के कोने को हल्के से खींच रहा था। वीर, गंभीर स्वर में दिवा स्वप्न देखना बंद करो। विमान उड़ान भरने वाला है। तभी उसे होश आया। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे कम हुआ। वो मुस्कुराई और बच्चे को गोद में उठा लिया। अनाया, ठीक है मेरे शेर, चलो गेट तक चलते हैं। उसी समय प्रथम श्रेणी लाउंज के दूसरी ओर सूट पहने एक लंबा आदमी जिसके पीछे 2 मजबूत अंगरक्षक खड़े थे, ठंडे चेहरे के साथ गेट की ओर बढ़ा। ये रुद्र प्रताप था। अनाया ने प्रथम श्रेणी के टिकट इसलिए खरीदे थे क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक विदेशी देश में बेघर होने की भावना ने उसे बहुत परेशान किया था और उसे कई मानसिक समस्याएं भी हुई थी। अनिद्रा, सिरदर्द और तेज आवाज से डर। जैसे ही वो विमान में चढ़ी उसने सोने के लिए अपनी आंखों पर आंखों का मास्क लगा लिया, लेकिन पहले उसने वीर से कहा कि वो अच्छा व्यवहार करे और इधर-उधर न भागे। वीर उसका सबसे अनमोल खजाना था। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था।